वो होता है वेक्टर ए। तो ए पर इसका वेलोसिटी वेक्टर ऐसे बन जाएगा, बी पर इसका वेलोसिटी वेक्टर ऐसे बन जाएगा और सी पर इसका वेलोसिटी वेक्टर ऐसे बन जाएगा। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूर होगी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज की मेरी वीडियो बनाने का रीजन ये है कि हमने जो वेक्टर्स को पढ़ा था, अब जब आगे हम चल करके वेक्टर्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो उसमें हम बहुत सारे ऐसे टर्म्स यूज करेंगे जो आपको नहीं पता होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है ये उन्हीं सारे बेसिक्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को लेकर के है। आज हम लोग कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो हम आने वाली क्लासेस में, आने वाले लेक्चर्स में यूज करेंगे और उनका एप्लीकेशन आप न्यूमेरिकल्स में भी करेंगे। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात करी थी अबाउट वेक्टर्स। वेक्टर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जुड़ा होता है। तो जब हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने जाते हैं, इनको हम नॉर्मल नंबर्स की तरह ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बल्कि इसका अपना ही एक अलग अलजेब्रा है जिसे बोला जाता है वेक्टर अलजेब्रा। अब उस वेक्टर अलजेब्रा में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट तरह की डेफिनेशंस होती हैं जो आज हम सीखेंगे ताकि हम वेक्टर अलजेब्रा को प्रॉपर्ली यूज कर पाए। तो आज हम लोग बात करेंगे अबाउट डेफिनेशंस इन वेक्टर अलजेब्रा। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की। अब देखिए, इक्वल वेक्टर्स क्या है? जैसा कि नाम बता रहा है, इक्वल यानी बराबर। तो देखो, वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अगर आपके पास दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और उनकी डायरेक्शन भी सेम है, यानी बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑफ द सेम लेंथ, तो उनको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। तो आप कह सकते हैं two vectors are said to be equal if they have the same magnitude and same direction। अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है और उनकी डायरेक्शन भी एक जैसी है, उन्हें हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। इसके बाद बात करते हैं हम लोग नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर की। अभी देखो, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम वेक्टर एडिशन सीखेंगे तो हम पाएंगे कि हमने जितने भी लॉज देखे वो सारे एडिशन ऑफ वेक्टर्स के देखे। ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, ऑल आर द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो भाई दिमाग में आएगा वेक्टर सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? तो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन बड़े सिंपल तरीके से होता है। अगर आप एक वेक्टर ले रहे हैं, मान लो आप एक वेक्टर कह रहे हैं वेक्टर ए, इसमें आपको वेक्टर बी को माइनस करना है, तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, वेक्टर ए में हम ऐड कर रहे हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। तो ऐसी जगहों पर ये जो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर है ये काम में आता है। अब नेगेटिव ऑफ वेक्टर और कुछ नहीं है, अगर ये आपके पास ए बी वेक्टर है तो इसका नेगेटिव बराबर होगा ए बी के मैग्नीट्यूड के, लेकिन उसकी डायरेक्शन ए बी से बिल्कुल उल्टी, बी ए वेक्टर बन जाएगा। तो मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट। तो ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं हम नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। देखिए, किसी भी वेक्टर का मॉडुलस का मतलब होता है केवल उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर में दो चीजें होती थी, मैग्नीट्यूड और साथ में होती थी डायरेक्शन। अगर आप उसकी डायरेक्शन को हटा दो तो क्या बचेगा? केवल मैग्नीट्यूड। उसी मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए हम यूज करते हैं मॉडुलस फंक्शन का। तो अगर आपसे कहा जाए मॉड ऑफ वेक्टर ए, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो किसी भी वेक्टर का मॉडुलस सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को बताता है। ठीक, अब मान लीजिए आपको कोई वेक्टर दिया गया, ए वेक्टर एज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये किसी भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। ये सीखेंगे हम आगे चल करके, आगे की क्लासेस में मैं आपको इसका पूरा जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में कैसे बनाया जाता है वो। अभी के लिए हमें सिर्फ मॉडुलस सीखना है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि अगर वेक्टर इस फॉर्मेट में है तो उसका मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। इस तरह से आप मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, चलते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर की तरफ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो ये काम कहां आता है? ये काम आता है टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। अब किसी भी यूनिट वेक्टर को अगर आपको निकालना है, देखो हम लोग जब कार्टेशियन ज्योमेट्री की बात करते हैं तो हम 3 एक्सेस लेते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। तो एक्स एक्सेस का जो यूनिट वेक्टर है उसे लिखा जाता है आई कैप। याद रखना है, इसको कैप पढ़ते हैं, आई
उसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं, ऐसे बोलते हैं आई कैप। ये हो जाएगा वाई एक्सिस के लिए जे कैप। ऐसे ही वाई एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर होता है उसको लिखा जाता है जे कैप। ऐसे ही जेड एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर है उसको लिखा जाता है बच्चों के कैप। ठीक है, अब किसी भी यूनिट वेक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं? कोई भी जो यूनिट वेक्टर होता है, एनी वेक्टर यूनिट वेक्टर ए कैप, वो होता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। यानी अगर किसी भी वेक्टर को आप उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास बन जाता है यूनिट वेक्टर। अब ए वेक्टर को हम लिख सकते थे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और मॉड ऑफ वेक्टर ए को लिखते थे अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। तो इस तरह से आप किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट यानी 1 होता है और वो केवल इस्तेमाल आता है टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन। ठीक है, किसी भी वेक्टर को डिवाइड कर दे बाय इट्स मॉडुलस। बात क्लियर हो गई? अब चलते हैं अगला लोकलाइज्ड या फिक्स्ड वेक्टर की तरफ। जैसा कि नाम बोल रहा है फिक्स्ड, फिक्स का मतलब इसका जो इनिशियल पॉइंट होता है वो फिक्स्ड होता है। जैसे अगर आप पोजीशन वेक्टर की बात करें, मान लीजिए ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी। अगर मैं इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर निकालूं तो ये वाला वेक्टर बन जाएगा। तो ये जो ए वेक्टर बना इसका फिक्स पॉइंट, इनिशियल पॉइंट फिक्स है, कहां पर? ओरिजिन पर। ऐसे ही वेक्टर बी, पॉइंट बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो है वेक्टर बी, इसका इनिशियल पॉइंट कहां है? फिक्स्ड है, ओरिजिन पर। तो इन वेक्टर्स के जो इनिशियल पॉइंट है वो फिक्स्ड है, इसीलिए इनको बोला जाता है लोकलाइज्ड या फिक्स्ड वेक्टर। ठीक, इसके बाद आता है बिल्कुल इसका उल्टा, नॉन लोकलाइज्ड या फ्री वेक्टर। ये ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट बच्चों फिक्स नहीं होता। एग्जांपल, अगर आप वेलोसिटी वेक्टर को लो, मान लो कोई बॉडी है और वो चल रही है। देखो, मान लो आपने ये एक ट्रेजेक्ट्री बना दी, ये किसी बॉडी की ट्रेजेक्ट्री है। अब अगर मैं अलग अलग पॉइंट्स पर इसका वेलोसिटी वेक्टर देखूं, वो पॉइंट ए पर ये होगा, पॉइंट बी पर और ये पॉइंट सी पर, तो ए पर इसका वेलोसिटी वेक्टर ऐसे बन जाएगा, बी पर इसका वेलोसिटी वेक्टर ऐसे बन जाएगा और सी पर इसका वेलोसिटी वेक्टर ऐसे बन जाएगा। तो आप नोटिस करो इनके वेलोसिटी वेक्टर्स के जो इनिशियल पॉइंट है वो मूव कर रहे हैं। तो ऐसे वेक्टर्स के लिए जिनके इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होते बल्कि मूव करते हैं, उनको बोला जाता है फ्री वेक्टर्स। का एग्जांपल है वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ बॉडी, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो बनाई जा सकती है। इसके बाद बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर की। अगर आपको ज्योमेट्री याद है तो आपने पढ़ा था कोलिनियर पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक इसी तरीके से कोलिनियर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं विच आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। अब सेम लाइन में है तो उनकी दो तरह की डायरेक्शन हो सकती है। कैसे जी? देखो, मान लो हमने कहा जी ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब इस पे हमने दो वेक्टर बना डाले। हमने कहा जी एक वेक्टर है ये वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है बच्चों ये वेक्टर बी। अब अगर आप नोटिस करो ये ए और बी सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं इनके बीच में एंगल कितना है तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। ऐसे वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स, यानी ऐसे वेक्टर्स विच हैव एन एंगल ऑफ 0 डिग्री बिटवीन देम, उनको बोलते हैं हम पैरेलल वेक्टर्स। ऐसे मान लो ये है एक वेक्टर सी और ये हमारे पास आ गया एक वेक्टर डी, ये आ गया वेक्टर डी। अब अगर आप नोटिस करो इस सी और डी के बीच में बच्चों एंगल कितना है, एक इधर है दूसरा इधर है, तो यहां पर एंगल की वैल्यू हो गई 180 डिग्री। ऐसे वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो जो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। अगर उनके बीच में एंगल 0 हो यानी दोनों एक ही दिशा में पॉइंट कर रहे हो तो उन्हें बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स, और अगर वो वेक्टर्स एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हो तो उन्हें बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्लियर? अब बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स की। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, कोप्लेनर का मतलब क्या है? विच आर एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन। तो ये ऐसे वेक्टर्स होते हैं विच आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन। अगर मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन है तो ये सारे वेक्टर्स इसी प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, सो दीज वेक्टर्स विल बी कॉल्ड एज
कोप्लेनर वेक्टर्स। आई होप आपको समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। जैसा कि नाम कह रहा है को इनिशियल मतलब इनिशियल पॉइंट कॉमन, तो ऐसे सारे वेक्टर्स जिनके बीच में इनिशियल पॉइंट कॉमन होता है उनको बोला जाता है को इनिशियल वेक्टर्स। तो मान लीजिए ये मैंने बनाया एक वेक्टर ए, ये हमने बना दिया दूसरा वेक्टर बी, और ये हो गया हमारा तीसरा वेक्टर सी। तो अगर आप नोटिस करो ये तीनों ही वेक्टर इस सेम पॉइंट P पर स्टार्ट हो रहे हैं, यानी इन सब के इनिशियल पॉइंट्स P पर कंसाइड कर रहे हैं। तो ये A, B एंड C विल बी को इनिशियल वेक्टर्स क्योंकि इन सब के इनिशियल पॉइंट सेम है। ठीक ऐसे ही को टर्मिनस वेक्टर्स आ जाता है। अब को टर्मिनस क्या होता है? जिनका टर्मिनल पॉइंट एंड पॉइंट सेम होता है, ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं को टर्मिनस वेक्टर्स। मान लीजिए ये हमने कहा ये है वेक्टर ए, ये आ गया हमारे पास वेक्टर बी, और ये आ गया हमारे पास वेक्टर सी। तो अगर आप नोटिस करो ये सारे वेक्टर्स इस पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, दे आर एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट। इन सब का जो हेड है, टर्मिनल पॉइंट है, वो एक ही पॉइंट पर कंसाइड कर रहा है। तो ये ए बी सी क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे को टर्मिनस वेक्टर्स। इसके साथ अब देखते हैं जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। अब डेफिनेशन कहती है ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड शून्य, जीरो है, और इसकी डायरेक्शन ऐसी है जो आप पता नहीं लगा सकते, आर्बिट्ररी डायरेक्शन। आप कहोगे सर क्या बात है, जबरदस्ती एक डेफिनेशन बढ़ाने की क्या जरूरत है? भैया जीरो है, मैग्नीट्यूड है नहीं, डायरेक्शन पता नहीं लगा सकते, तो इसको जान के भी क्या उखाड़ लेंगे? क्या करेंगे हम इसका जीरो वेक्टर का? तो अब सोच करके देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अ केस। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, वेलोसिटी इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी मान लो 5 मीटर पर सेकेंड। थोड़ी देर के बाद जब ये कुछ दूरी और कुछ समय चल चुका तो मैंने इसकी फाइनल वेलोसिटी नापी, वो फाइनल वेलोसिटी भी थी 5 मीटर पर सेकेंड। यहां पर टाइम की वैल्यू 0 थी, सपोज यहां पर टाइम की वैल्यू 10 सेकेंड्स थी। तो अब मैं आपसे कहता हूं इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, तो आप कहोगे सर बड़ा आसान है, एक्सेलरेशन तो फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। तो 5 माइनस 5 अपॉन 10, आप कहोगे 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है भैया, ये जो आपने निकाला ये तो केवल मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर है तो इसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी होगी। यस और नो? आप कहोगे यस सर, है ना? इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूर होगी। लेकिन हमने ये जो आंसर निकाला है ये आंसर तो केवल किसका है? मैग्नीट्यूड का। तो यहां पर मैं एक्सेलरेशन को क्या कंप्लीटली डिस्क्राइब कर पाया? नहीं कर पाया। तो ऐसे में मैं कहूंगा ए वेक्टर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, और ये जो मैंने जीरो वेक्टर यहां इंट्रोड्यूस किया इसी को हम बोलते हैं नल वेक्टर। तो ये जो नल वेक्टर है ना बच्चों, ये खामखा इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज जिनका आंसर 0 आ रहा हो, अगर आप उसको केवल 0 से रिप्रेजेंट करेंगे तो बात सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि भैया वो तो केवल मैग्नीट्यूड देगा। तो हमें ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज को जिनका आंसर 0 आ रहा हो उसको लिखना पड़ता है एज जीरो वेक्टर, और इसी को बोलते हैं नल वेक्टर। इसके और एग्जांपल देख सकते हैं। क्यों हमें जीरो वेक्टर चाहिए? अगर दो वेक्टर बराबर हैं तो उनका डिफरेंस कितना है? 0। अगर म्यू इक्वल्स टू माइनस लैम्डा है तो म्यू प्लस लैम्डा इंटू ए वेक्टर का आंसर क्या आएगा? 0। अगर आपके पास बॉडी है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0।
अब क्योंकि ये सारे आंसर वेक्टर थे तो केवल 0 लिखना सही नहीं है, तो हम इसको टेक्निकली करेक्ट करने के लिए लिखेंगे एज 0 वेक्टर या नल वेक्टर। इसीलिए हमें नल वेक्टर की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। अब इसके कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अगर आप नल वेक्टर किसी वेक्टर में ऐड करते हैं तो वेक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप नल वेक्टर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी आ जाता है नल वेक्टर। 0 वाली प्रॉपर्टी है बिल्कुल। अगर आप when a vector is multiplied by 0 we get a 0 वेक्टर। अगर किसी वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर क्या आ जाता है, नल वेक्टर। अगर लैम्डा और म्यू दो डिफरेंट नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं तो ये रिलेशन केवल तब ट्रू हो सकता है जब ए एंड बी आर नल वेक्टर्स। तो ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज थी नल वेक्टर की। अब चलिए चलते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। अगर हम एक वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो समझते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर ए है। इफ वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाय लेट अस से 5, हमने मान लिया 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आएगा आर वेक्टर वो आ जाएगा 5a वेक्टर। इसका मतलब क्या है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड है 5 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यानी ए का जितना मैग्नीट्यूड था इस 5a वेक्टर यानी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए से कितने गुना हो गया, 5 गुना। और क्योंकि इसमें डायरेक्शन में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई तो डायरेक्शन इज सेम एज ए वेक्टर। तो जिस दिशा में ए वेक्टर जा रहा था, मान लो ये था आपका ए वेक्टर, तो अब जो आर वेक्टर होगा वो इससे 5 गुना हो जाएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन ए जैसी ही रहेगी। ये था पहला केस। दूसरा केस है अगर ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय -3। मैंने कहा जो ए वेक्टर है मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं बाय -3, तो मेरे पास अब जो रिजल्टेंट आएगा आर डैश वेक्टर ये आ जाएगा -3a वेक्टर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड इज 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसका मैग्नीट्यूड ए से कितने गुना है, 3 गुना है। लेकिन यहां पर आ गया माइनस साइन, और वेक्टर्स में माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन ऑपोजिट। तो अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन इज ऑपोजिट ऑफ वेक्टर ए। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन ए से उल्टी हो जाएगी। मतलब अगर ये आपके पास ए वेक्टर था तो ये आपके पास आ जाएगा आर डैश वेक्टर। तो ए वेक्टर इधर है तो आर डैश उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो हमारे पास सीधा सीधा केस आया, अगर आपके पास नंबर पॉजिटिव होता है तो मैग्नीट्यूड नंबर टाइम्स हो जाएगा, डायरेक्शन रिमेन सेम। अगर आपके पास जो नंबर है जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नेगेटिव है तो मैग्नीट्यूड नंबर टाइम्स हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन अब की बार हो जाएगी ऑपोजिट। तो ये हमारे पास केस था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर। अब सीखेंगे अगर हम एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, लेट अस टॉक अबाउट मास। मेरे पास जो क्वांटिटीज हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जरा देखना, मेरे पास एक क्वांटिटी है मास और मेरे पास दूसरी क्वांटिटी है वेलोसिटी, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं मास कैसी क्वांटिटी है, आप कहोगे सर मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। और अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, आप कहोगे सर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ व्हाट आई डू इज आई मल्टीप्लाई दीज टू क्वांटिटीज। तो अगर मैं मास को मल्टीप्लाई करूं वेलोसिटी से, तो यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आई एम मल्टीप्लाइंग अ स्केलर बाय अ वेक्टर। अब अगर आप याद करो मास इंटू वेलोसिटी होता था मोमेंटम, और मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर।
तो इसका मतलब जब आप एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वेक्टर आता है। फर्क क्या है? फर्क है ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला था LT-1, मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला है MLT-1, यानी वेक्टर बदल गया, एक नया वेक्टर बन गया। पिछले केस में देखो, अगर आप फोर्स को मान लो ये A फोर्स था, अगर A की वैल्यू 10 न्यूटन थी तो पहले केस में आपका आंसर आना था 50 न्यूटन, दूसरे केस में आपका आंसर आना था -30 न्यूटन, लेकिन आंसर न्यूटन ही आना था, यानी फोर्स का आंसर फोर्स ही था। लेकिन इस केस में अगर आप नोटिस करो, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं वेलोसिटी को जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और आंसर आ रहा है मोमेंटम जिसकी यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब दीज वेक्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब अगर मैं एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर तो वेक्टर होता है, लेकिन वो वेक्टर उस वाले वेक्टर से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इट इज अ डिफरेंट, अ न्यू वेक्टर इज फॉर्म्ड। आया समझ में? ये था मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर क्वांटिटी। बच्चों, अगर आपको ये वेक्टर अलजेब्रा का बेसिक्स क्लियर हुआ है और आपको समझ में आया है मैंने जो आज आपको पढ़ाया है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लिए फ्री है, लेकिन मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, अपना प्यार मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।